तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हम देखने जा रहे हैं केपलर्स लॉज के बारे में। तो क्या है केपलर्स लॉज? तो planetary motion had been observed by the astronomers since ancient times before Galileo. All observations of the planet's positions were made with the naked eyes. By the 16th century, a lot of the data were available about the planetary positions and motions. John Kepler studied this data. He noticed that the motion of the planets follows certain laws. He stated three laws describing the planetary motion. तो these are known as the Kepler's laws which are given below. तो जैसा कि हमने देखा पिछले इसमें जो कि न्यूटन ने बहुत बड़े मतलब न्यूटन का इस प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड बहुत बड़ा एक रोल रहा है। इसने बाद में कैलकुलस में अपना वर्क किया है, लाइट, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स और बहुत सारे फील्ड्स में। तो उसी तरह एक केपलर थे। तो केपलर ने प्लैनेटरी मोशंस जो है, तो उनको जो उनके जो ऑब्जर्वेशंस है, तो उसके हिसाब से उन्होंने तीन लॉज डिफाइन किए जिसे हम केपलर्स लॉज ऑफ द प्लैनेटरी मोशन भी कहते हैं। तो डू यू नो में क्या कहते हैं यहाँ पर हम देखते हैं। Do you know, an ellipse is the curve obtained when a cone is cut by an inclined plane. It has two focal points. The sum of the distances to the two focal points from every point on the curve is constant. F1 and F2 are the two focal points of the ellipse shown in the figure. If A, B, C are the 3 points on the ellipse, then AF1 plus AF2 is equals to BF1 plus BF2 equal to CF1 plus CF2. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस इमेज में कि एक कोन है और उस कोन को यदि अगर हम एक इंक्लाइंड प्लेन से कट कर दें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक इमेज फॉर्म हो रही है, एक शेप तैयार हो रहा है जो कि एक इलिप्स है। और इलिप्स की एक प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर हमें बताई गई है, डू यू नो में, द सम ऑफ द डिस्टेंसेस टू द टू फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट, दैट इज F1 F2 आर टू फोकल पॉइंट्स ऑफ द इलिप्स शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर जो इमेज है इलिप्स की 1.3 एंड इलिप्स, तो यहाँ पर हमारे पास दो फोकल पॉइंट्स है इस इलिप्स के। और हमसे ये कहा जा रहा है इसमें कि इलिप्स की एक प्रॉपर्टी है कि फोकल पॉइंट्स F1 और F2 से यदि हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस यदि कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने इलिप्स पर या इलिप्स में हमने ए बी सी ये तीन पॉइंट्स लिए हैं। तो यदि हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें ए F1 प्लस ए F2 का, मतलब ए पॉइंट का F1 और F2 दोनों पॉइंट के साथ डिस्टेंस, तो उनका एडिशन इज इक्वल्स टू BF1 प्लस BF2 इज इक्वल्स टू CF1 प्लस CF2। यानी दो फोकल पॉइंट से यदि हमारी जो इलिप्स है उसके जो बॉर्डर है, तो इलिप्स के शेप पर कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकल पॉइंट्स के दोनों फोकल पॉइंट्स के सम के बराबर होता है। That means we have to remember this equation of AF1 plus AF2 is equals to BF1 plus BF2 is equals to CF1 plus CF2। मतलब इसमें याद रखने जैसा कुछ है ही नहीं। एक सिंपल सी बात है कि यदि हम एक कोन को एक इंक्लाइंड प्लेन से कट करेंगे तो एक शेप तैयार होगा जो कि इलिप्स है। और इलिप्स के जो फोकल पॉइंट्स है, यहाँ पर हम इमेज में देख सकते हैं F1 एंड F2 आर द फोकल पॉइंट्स। तो F1 और F2 के फोकल पॉइंट्स से और इलिप्स के जो इलिप्स पर यदि हम कौन सा भी एक पॉइंट लेंगे और उसका डिस्टेंस दोनों फोकल पॉइंट्स के सम से यदि हम सारे पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे, तो उन सारे पॉइंट्स का वो एक पॉइंट का डिस्टेंस यानी ए पॉइंट का डिस्टेंस AF1 प्लस AF2 विच इज इक्वल्स टू BF1 प्लस BF2 विच इज इक्वल्स टू CF1 प्लस CF2। बस। तो आगे हमें जो केपलर्स ने प्लैनेटरी मोशन के जो लॉज दिए वो हमें देखने हैं। तो चलिए देखते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। तो ये जो लॉ है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। फिगर 1.4 shows the elliptical orbit of a planet revolving around the sun. The position of the sun is indicated by the S. तो यहाँ पर हम 1.4 जो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन की यहाँ पर जो इमेज दी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एस जो पॉइंट है वो सन है। और यहाँ पर A B C D E F ये सारे अलग अलग पॉइंट्स वो इलिप्स पे हैं। यानी जो कि
हमारी सोलर सिस्टम की जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। यहाँ पर हमारे सपोज यहाँ पर एक प्लेनेट दिया है, सपोज हम एग्जाम अज्यूम करते हैं कि अर्थ है। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बराबर। तो सन यहाँ पर हमारा क्या हो गया, तो सन यहाँ पर हमारा फोकल पॉइंट है। तो यहाँ पर केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब जो ऑर्बिट है प्लैनेट की वो सन एट द फोकाई, मतलब सन को फोकाई मान के, यानी सन एज द फोकल पॉइंट को मान के वो एक इलिप्स पे रिवॉल्विंग करता है, रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। यही है केपलर का फर्स्ट लॉ। तो हमें ये ध्यान रखना है, द केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो केपलर सेकंड लॉ क्या है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। यानी जो लाइंस हम देख सकते हैं यहाँ पर, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास तीन इंटरवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा हमने ऊपर के इसमें देखा है कि जो डिस्टेंस है फोकल पॉइंट से, और जो पॉइंट है जो हमने देखे वो इलिप्स पे ए बी सी, तो उन दोनों का एडिशन जो ए एफ वन प्लस ए एफ टू इज इक्वल टू बी एफ वन प्लस बी एफ टू इज इक्वल टू सी एफ वन प्लस सी एफ टू, बराबर। तो यहाँ पर जो फोकल पॉइंट्स हमें वही देखना है कि जो ए और एस का डिस्टेंस है और जो बी और एस का डिस्टेंस है, यानी ये जो एरिया इसने प्लैनेट ने कवर किया है, स्वीप किया है। तो यहाँ पर केपलर का कहना है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। तो ये ए टू बी जो प्लैनेट ने ट्रेवल किया है, जो डिस्टेंस कवर किया है, तो उसका यदि हम एरिया देखेंगे तो एरिया क्या है, ए एस बी, ये एक एरिया कवर हो रहा है। ये इंटरवल का एक एरिया, आगे के इंटरवल का एरिया सी एस डी, ये सेकेंड एरिया जो प्लैनेट ने एरिया स्वीप किया है। और ई एफ यानी ई एस एफ ये थर्ड एरिया। तो यदि हम देखेंगे तो वन का एरिया, टू का एरिया और थ्री का एरिया तीनों बराबर है। ये केपलर का सेकंड लॉ है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। तो चलिए देखते हैं, ए बी एंड सी डी आर द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द प्लैनेट इन इक्वल टाइम। मतलब ए बी सी डी जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल है after equal intervals of the time. The position of the planet starting from A and C are shown by B and D respectively. बराबर। The straight lines AS, CS sweeps equal areas, यानी AS और CS जो है वो equal area sweep करते हैं in equal interval of the time, that is area ASB, बराबर। and CSB are equal, वही जो मैंने आपको बताया ASB CSB ये एरियाज इक्वल है। तो चलिए देखते हैं केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये लॉ भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आसान है। ये लॉ क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ तो भी मैथमेटिकल इक्वेशन हमें इसमें दिखाई पड़ता है। So, thus, if r is the average distance of the planet from the sun and t is its period of the revolution, then यहाँ पर कहता है कि यदि r जो है वो एवरेज डिस्टेंस है ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट का सन के साथ, और t इज इट्स पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, जो कि प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो t जो है वो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, और r इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो यहाँ पर कहता है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर is directly proportional to the cube of mean distance. मीन डिस्टेंस यानी एवरेज डिस्टेंस है r, तो r का क्यूब यानी t square is directly proportional to the r cube. That means we can derive t square upon r cube is equals to constant k. तो यहाँ पर एक जो इक्वेशन है ये हमें ध्यान में रखनी है, t square upon r cube is equals to constant k. तो केपलर्स का थर्ड लॉ भी बहुत आसान है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। हमें ध्यान रखना है, and this is important from the exam point of view also. Mostly a question directly come in the exam related with the Kepler's first law, Kepler's second law, Kepler's third law. So we should have to keep in mind, and we should write down its laws, as laws cannot be changed. So हम इसमें चेंज करके अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इसलिए हमें केपलर्स के जो लॉ है वो हमें समझ लेने और हमें ध्यान रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
So Kepler obtained these laws simply from the study of the positions of the planets obtained by the regular observations. He had no explanation as to why planets obey these laws. We will see below how these laws helped Newton in the formulation of his theory of gravitation. तो यहाँ पर जो केपलर्स ने ये जो लॉ दिए हैं, तीन लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तो ये सिर्फ प्लेनेट के पोजीशन और मोशन यानी जो रेगुलर ऑब्जर्वेशन जो केपलर ने किया था, तो केपलर के रेगुलर ऑब्जर्वेशंस के द्वारा उसने ये देखे और ये लॉज बनाए। लेकिन ये लॉज मतलब कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन और प्रूफ नहीं देते हैं। तो इसके बारे में ये लॉज कैसे न्यूटन को हेल्प हुए, जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है, वो डिफाइन करने के लिए, वो फॉर्मुलेट करने के लिए, वो हम आगे देखेंगे।